वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोग के सामने मैंने काउंसलिंग लेटर खोल रखा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा काउंसलिंग लेटर। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग लेटर में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ए में 3 दे रखा है, बी में 12 दे रखा है, ठीक है, सी में 2 दे रखा है, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को लेके जाना, एकदम से भूलना नहीं है। और कुछ लोग तो कंफ्यूज है सर ये पॉइंट्स क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ काउंसलिंग लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट से आप लोग को जो ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट्स देख लीजिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है ये पॉइंट में पहला 3 वर्षीय 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है ये 3 वर्ष का है, जो कि 6 सेमेस्टर का है। और 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर मैनेजमेंट कमर्शियल प्रैक्टिस और मटेरियल मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यानी कि आपका जो ये कमर्शियल प्रैक्टिस और मटेरियल मैनेजमेंट है ये 2 साल का है और 4 सेमेस्टर का है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, यदि जो भी लोग पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम के लिए होंगे उनका ये 1.5 साल का कोर्स है, जो कि 3 सेमेस्टर का होता है। अब आइए हम बी में देखते हैं। बी में आप लोग ये जान लीजिए कि बी में आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो पॉइंट्स को आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग मिस नहीं करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को। वो डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। तो देखिए बी में सबसे पहले अगर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स करने का आप लोग ध्यान देंगे। अंतिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर का प्रारूप, मतलब कि आप लोग ये जान लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट से कहते हैं, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। यानी कि आपका काउंसलिंग ये सितंबर में चल रहा है, तो इससे पहले का जून का, जुलाई का, अगस्त से लेकर के ये जो जब तक आपका काउंसलिंग चलेगा इसके 6 महीने के अंदर का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं बी में 6 पॉइंट देखिए क्या आपका कह रहा है। 6 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो जैसा कि प्रवेश सत्यापन पत्र पर चिपकाया गया था, जिस पर नाम एवं दिनांक लिखा हो। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग के पास 6 पासपोर्ट साइज होना चाहिए, वो भी कैसे होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय उस फोटो को लगाया था उसी तरीके का, जैसा नाम डेट था वैसा ही आपके पास नाम डेट होना चाहिए। और साथ ही देखेंगे अब हम 8वां पॉइंट्स, अंतिम संस्थान द्वारा प्रदत्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल सत्य प्रथम की जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिष्ठित रूप मूल से जमा होगी। स्नातक विद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अवश्य जमा करें। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, मतलब कि जो 8वां पॉइंट्स है यही पॉइंट्स अभी आगे फिर रिपीट होने वाला है। इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसा मैंने आप लोग को बोला था, टीसी होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब किसी भी कॉलेज से हैं जो भी 10th 12th करके आप काउंसलिंग करवा रहे हों तो आपके पास उसका टीसी होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अभी आगे जो फिर दोबारा आपका यहाँ पर देखिए आने वाला है। और 8वां बात देखें 9 पॉइंट के किसी राजकीय अस्पताल द्वारा ब्लड ग्रुप रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने बता रखा था आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो ब्लड ग्रुप भी होगा वो किसी राजकीय अस्पताल का ही होना चाहिए। और आपका ब्लड जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो भी किसी सरकारी अस्पताल से या फिर राजकीय हॉस्पिटल से ही बना होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखते हैं 11वां पॉइंट, शिक्षा में व्यवधान यदि कोई हो तो कारण स्पष्ट करते हुए हलफनामा जो निर्देशक आईईआरटी प्रयागराज के नाम से देना होगा। मतलब ये कि अगर यदि आप काउंसलिंग कराते समय आपके पास कोई दस्तावेज ना हो, जिससे अगर आपका रुक रहा हो, उसमें आप समय चाहते हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे आय जाति निवास होती है लोग की नहीं बन पाती, इसमें थोड़ा सा 2-4 दिन बाद मिलने वाला होता है, तो इस सब दस्तावेज अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको एक हलफनामा जो आईईआरटी नाम कॉलेज के नाम से लिख करके देना होगा कि मैं इस डेट में दूँ, मेरे पास अभी ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, मैं ये दस्तावेज़ 2 से 4 दिन या फिर इस डेट में ला करके जमा कर दूंगा। तो एक हलफनामा ऐसा लगता है जो आपको ला करके देना होगा। अब हम देखते हैं 12वां देखिए टीसी, वही आ गया यहाँ पर फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति अवश्य अपने पास सुरक्षित रखें। यानी कि टीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा मैंने आप लोग को बता दिया था कि टीसी होता क्या है कि यदि आपके कॉलेज से छोड़ के दूसरी जगह कहीं भी एडमिशन लेना है तो आपको टीसी चाहता है, जो पुराने जहाँ कॉलेज से आप छोड़े वहाँ से आप
जाएंगे तो अपना टीसी मिलता है, या कॉलेज से या तो फिर स्कूल से, कहीं से भी। तो आप लोग तो फिलहाल स्कूल से ही जा रहे हैं कॉलेज, तो आप स्कूल से अपने टीसी ले करके ले आएंगे काउंसलिंग में, जो कि आपके काउंसलिंग में जमा होगा। अब आइए देखते हैं सी में। सी में क्या है, शुल्क समस्त शुल्क रुपये 21,840। जैसा कि मैंने आप लोग को बता रहा था कि फीस इसका 21,840 से पहले वीडियो मैंने बता रखा है। और साथ में काउंसलिंग फीस एवं संस्था की फीस अलग अलग नगद जमा करना होगा। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग ये जान लीजिए कि नगद पैसा ले जाना, ऐसा नहीं कि डीडी वूडी ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसमें नगद लग रहा है। लेकिन हम लोग के समय 6 साल पहले उस टाइम क्या था कि डीडी लग रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, नगद हो गया है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, 1,000 रुपये मात्र, मतलब कि आपका जो 1,000 रुपये लग रहा है ये क्या है, काउंसलिंग फ़ीस नगद जमा करना होगा। यानी कि 1,000 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस लग रहा है प्लस 21,840 फीस तो है ही। प्रवेश हेतु अधिकृत अभ्यर्थी के लिए निम्न संस्था शुल्क। देखिए अब इसमें देखिए निम्न वर्ग जैसे कि ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी सब चीज़ के लिए यहाँ पर दे रखा है कैसे क्या क्या है। सभी वर्ग, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्था के शुल्क रुपये 20,840। यानी कि आप लोग ये जान लीजिए कि अनुसूचित जो जनजाति में जो आते हैं उनके लिए फ़ीस क्या 20,840 है, जिसमें रुपये 14,430 ट्यूशन फीस शुल्क है और 840 परीक्षा शुल्क रुपये है और 4,570 छात्र निधि एवं रुपये 1,000 क्या है, कासन मनी है, यानी कि सिक्योरिटी मनी है। सभी प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नगद जमा करना अनिवार्य है। यानी कि आप लोग के पास ये चीज़ जितना इसमें दे रखा है अमाउंट्स, ये सारे के सारे पैसे आपके पास होना चाहिए। यानी कि टोटल फीस 21,840 आप लोग का है, ये आपके पास होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपका फीस यहाँ पर कम है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो 20,840 रुपये है, बाकी और जो टोटल है 21,840 रुपये लगने वाला है। अब आइए हम इसमें देखते हैं अगला पॉइंट। जैसा कि अगला पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डी में क्या दे रखा है कि पहला पॉइंट्स आपका देख लीजिए, यहाँ पर अभ्यर्थी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। यानी इसमें एक चीज़ और कंडीशन है, काउंसलिंग आप केवल तब भी करा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के। हाँ, हालांकि दूसरे भी लड़के काउंसलिंग करा सकते हैं, उसका भी पॉइंट्स आगे है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि उनका काउंसलिंग कैसे होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी आप होने चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी के माता पिता की संयुक्त रूप से अथवा अभिभावक यदि माता पिता जीवित नहीं है कि सकल वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख या उससे कम हो। यानी कि आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, आय जाति मैंने पहले बता रखा था कि ये 2.5 लाख तक होना चाहिए, तो उससे कम होनी चाहिए। ये क्यों होता है, ये आपके स्कॉलरशिप के लिए है। ये जो समाज कल्याण को दिया जाता है जिसके द्वारा आपका स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। तो आप सब लोग ये चीज़ को ध्यान देंगे कि आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट यानी आय जाति बनाओ, आय प्रमाण पत्र जो बना होगा उसमें 2.5 लाख तक ही होना चाहिए आपका आय। ये सालाना होता है। और तीसरा क्या है, शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्ति करने हेतु अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। तो आप सबको पता है कि आज के समय आधार कार्ड की कितनी ज़रूरत है, तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और आइए अब हम ई में देखते हैं। ई में पहला पॉइंट सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ई है क्या, पहले काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आने वाले छात्र छात्राओं को निम्न प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लाना आवश्यक है। देखिए इसमें से ये सब डॉक्यूमेंट्स बता रहा है कि आपको लाना अनिवार्य है। अब इसमें देखिए पहला क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत कंप्यूटराइज जाति प्रमाण पत्र जो इंटरनेट पर सत्यापित हो रहा है। यानी कि आप कास्ट सर्टिफिकेट जो क्या हो, कंप्यूटराइज द्वारा होना चाहिए। यानी कि जो आप जाति प्रमाण पत्र जैसे बनवाते हैं ये प्रधान उदाहरण से नहीं, सीधे आपके तहसील से बनाना चाहिए, और भी क्या हो, कंप्यूटराइज द्वारा होना चाहिए सत्यापन, ठीक है। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के अधिक रूप से पिछड़े जनरल ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हेतु 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिसका वित्तीय आकलन वर्ष फाइनेंशियल असाइनमेंट 2021-22 को, मतलब आपका ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनका 31 मार्च 2022 के बाद का, ठीक है,
वित्तीय आकलन वर्ष इतना फाइनेंशियल होना चाहिए, मतलब आपको जो आपका फाइनेंशियल कह सकते हैं कि जो वित्तीय आय जो होती है, ये कह सकते हैं इनकम जो होता है आपका, ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2022 के पश्चात का समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत कंप्यूटराइज जाति प्रमाण पत्र जो इंटरनेट पर सत्यापित हो रहा है। वही पॉइंट जिसमें फिर कह रहा है कि आपका 31 मार्च 2022 के बाद का अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनका कंप्यूटराइज जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग क्या किए कि प्रधान से लिखवा लिए तो आप लोग लेके चले, तो इससे नहीं होगा, कंप्यूटराइज सत्यापित होना चाहिए जो कि तहसील द्वारा आपका बनेगा। और चौथा पॉइंट इसमें देखिए ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी वर्गों हेतु दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत कंप्यूटराइज आय प्रमाण पत्र जो इंटरनेट सत्यापित हो। ठीक है, अब ऊपर तो अन्य पिछड़ा की तरह, लेकिन सभी वर्गों, देखिए अब यहाँ पर इसमें ओबीसी जनरल हर कैटेगरी के लिए भी बोल रखा है कि वही चीज़ सेम चीज़ वही है, आप लोग को भी वही करना है। 31 मार्च 2022 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र हो जो कंप्यूटराइज सत्यापित होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए पांचवा पॉइंट भी सभी वर्गों हेतु कंप्यूटराइज निवास प्रमाण पत्र जो इंटरनेट पर सत्यापित हो। देखिए निवास प्रमाण पत्र भी आपका कंप्यूटराइज सत्यापित हो और जाति प्रमाण पत्र भी वही था, आय भी वही है, मतलब हर जो भी है इसमें सारे के सारे दस्तावेज आय जाति निवास तीनों क्या कंप्यूटराइज होने चाहिए। यही चीज़ छठवां आपका पॉइंट था, कंप्यूटराइज प्रमाण पत्रों की इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति, मतलब कि हमें आप जो भी दस्तावेज आपका है वो कंप्यूटराइज होने चाहिए, यानी कि आप ये चाहते हैं कि खाली सिर्फ तहसील से बनवा लिए कंप्यूटराइज नहीं, तो भी वो भी मान्य नहीं होगा, जो कंप्यूटराइज होता है वही मान्य होगा आपका यहाँ पर। और इसमें देखिए सातवां पॉइंट, पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंतिम अंक तालिका प्रमाण पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति तथा यदि गैप हो तो गैप हलफनामा रूप में होना चाहिए। मतलब ये कि आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड दोनों आपका वहाँ पर कॉलेज में ले जाना होगा, और साथ में क्या है यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, जैसा मैंने बता रखा था गैप के बारे में वीडियो बना रखा है गैप सर्टिफिकेट में, तो आपका यदि गैप होगा, ठीक है, जैसे मैंने पहले बता रखा अब भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर यदि आप हाई स्कूल करके बीच में इंटर कर रहे हैं, वहाँ पे इंटर का मार्कशीट वहाँ पर नहीं दे रहे हैं, हाई स्कूल का दे रहे हैं, तो बीच में 2 साल 3 साल जो गैप हो रहा है वो गैप सर्टिफिकेट आपको एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए छात्राओं हेतु छात्रावास, देखिए अब इसमें महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दे रखा है, ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी है जानना, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। काउंसलिंग हेतु छात्राओं को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे कि आप लोग का काउंसलिंग के समय होना अनिवार्य है, जिसका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का सूचना पत्र स्वयं कहीं से भी आपको प्रवेश एवं आपकी पसंद की ब्रांच अलॉटमेंट का अधिकार प्रदान नहीं करता। मतलब आपको ऐसे कहीं से भी इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ये नहीं कहेगा कि आपको यही ब्रांच मिलेगा। इसके लिए आईआईटी में रैंक जैसा आपका रहेगा काउंसलिंग तरह, वैसे ही आपको ब्रांच मिलेगी। अभी एक सत्यापित नहीं होता है कि हाँ आपको यही ब्रांच मिलने वाला है। प्रवेश परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर ही प्रवेश एवं ब्रांच आवंटन किया जाएगा, यानी कि आपकी जैसा सूची रहेगा उसमें लिस्ट बनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ब्रांच मिलेगी, आपके मनपसंद आपके अनुसार ब्रांच नहीं मिलेगी। और यदि आप निर्धारित काउंसलिंग की तिथि एवं समय पर उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका प्रवेश अधिकार पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा आपको, यानी कि आपको काउंसलिंग समय आपको रहना और आपके पास फीस और डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य नहीं हो तो आपका काउंसलिंग रुक जाएगा। आप द्वारा दी गई कोई भी सूचना यदि कहीं भी गलत जालसाजी के रूप में पाई जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप जो भी यहाँ पर दस्तावेज ले आते हैं या जो भी आपसे चीज़ पूछी जाती है आपको सही चीज़ बताना पड़ेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सही ओरिजिनल होने चाहिए। अगर कोई भी गलत रहा तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। और देखिए यहाँ पर 7वां पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पर मेरिट कम में तभी विचार किया जाएगा यदि मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश राज्य का कोई अभ्यर्थी न हो, यानी कि ये जान लीजिए कि जब सीट खाली रहेगा, सीट बच जाती है, उस मेरिट में लड़के नहीं हैं यूपी के, ठीक है, तभी अन्य दूसरे
राज्य के लड़कों को उसमें लिया जाएगा, नहीं उनका तभी काउंसलिंग होगा, नहीं तो अन्यथा काउंसलिंग वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट फाइन्स तो एक जहाँ नवा देख लीजिए, प्रवेश लेने के प्राप्त प्रवेश के समय जमा किए गए कोई भी शुल्क कासन मनी को छोड़कर किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि आप फीस ले आकर आप जमा कर देते हो, तो आप फीस जमा करने के बाद आप कॉलेज छोड़ते हो, चाहते हो पैसा रिटर्न हो, तो आपका रिटर्न पैसा नहीं होगा, सिर्फ कासन मनी जो आपका लग रहा है सिक्योरिटी मनी, बस वही रिटर्न किया जाएगा। संस्थान में प्रवेश के दौरान या उपरांत निर्धारित मदों में यदि शुल्क में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर तदनुसार देयता सुनिश्चित होगी। यानी कि कोई भी अगर यदि मान लीजिए शुल्क में वृद्धि होती है, कुछ भी घटता है, तो आप लोग को क्या किया जाएगा, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। अति महत्वपूर्ण निर्देश देखिए, जिन प्रवेशार्थियों के पास आवश्यक वंचित अभिलेख प्रपत्र मूल रूप में नहीं होंगे, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोग ये जान लीजिए कि आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल